स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर नंबर 6 में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बच्चों ये बताओ कि इस पर्टिकुलर एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको बताने के लिए हम आज कुछ आपको ट्रिक्स बताएंगे और कुछ आपको मेथड्स बताएंगे जो कि बहुत आसान होंगे, जिनको देखते ही आप क्या करेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो आज का टॉपिक मैं आप लोग को डिस्कस करने जा रही हूँ, देखिए ये टॉपिक जो है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत नेसेसरी है और साथ में ये टॉपिक जो है आपके जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये आपसे अगर आपको क्लास 11th और 12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर पता रहना चाहिए कि आपका पर्टिकुलर एटम जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, क्योंकि पर्टिकुलर एटम आपका जिस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है वो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, गवर्न करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि पर्टिकुलर एटम किस हाइब्रिडाइजेशन में है तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए फटाफट देखते ही आपको ये पता होना चाहिए, हाँ यार ये हाइब्रिडाइजेशन है इसका, अब हम आगे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सा ट्रिक और बहुत ही प्यारा सा मेथड बताऊंगी। उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, जिसके सहायता से आप आराम से किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है, बल्कि हम कहेंगे आपको क्या कभी तो वो मतलब एग्जाम में तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया इस पर्टिकुलर एटम का बताओ, लेकिन आप किसी भी एटम का निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई बात? तो आज चलिए मैं आप लोग को क्या बताऊंगी, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड बताऊंगी, जिसके थ्रू आप किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका जो मेथड है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। ठीक है, और जो फॉर्मूला है वो है आपका EP बराबर होता है BP प्लस LP। LP कैसा होना चाहिए, अनडीलोकेलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, इसको एकदम बॉक्स में यूं बंद कर लीजिए। ठीक है, अब आपका EP बराबर क्या होता है, EP बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। BP बराबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। LP क्या होता है आपका, लोन पेयर होता है। ठीक है, ये उतार लीजिए, फिर इसके बाद मैं बताऊं। तो यानी अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एटम का क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर पता होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है या क्या आ रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले पर्टिकुलर एटम का या सेंट्रल एटम का, वो ये डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक है, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और रेडिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसके थ्रू एटम का, आयंस का, रेडिकल का, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एटम का, आयन का या रेडिकल का, फिर लोन पेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एटम का, आयन का और लोन पेयर का, फिर उन दोनों को जोड़ देना रहेगा। उससे आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है कि 7 आता है, वही डिसाइड करेगा कि आपका मॉलिक्यूल के अंदर वो पर्टिकुलर एटम, आयन या रेडिकल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। चलिए इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब हम ये बता दें, पहले एक टेबल बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे लिख लीजिएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बॉन्ड पेयर निकालना बताऊंगी, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना बताऊंगी, लोन पेयर निकालना बताऊंगी, और उसके थ्रू फिर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना बताऊंगी। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp होगा। अगर
3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा, 5 है तो sp3d होगा, 6 है तो sp3d2 होगा, अगर 7 है तो sp3d3 होगा। ठीक है, ये उतार लीजिए फटाक से। ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी आएगा वही डिसाइड करेगा कि आपका पर्टिकुलर एटम, आयन या रेडिकल उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर है। इसको उतार लीजिए, फिर हम डिस्कस करें कि कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उस पर्टिकुलर एटम के लिए, आयन के लिए, रेडिकल के लिए जिसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, कैसे आप उसके लिए बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे, कैसे लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला आएगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ ए सेंट्रल एटम for a molecule for which hybridization is said to be calculated या determined लिख लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे आप बॉन्ड पेयर निकालेंगे। तो इसके लिए जो एक मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपका BP यानी बॉन्ड पेयर बराबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स attached to that central atom। ठीक है, मतलब उस सेंट्रल एटम का आपको ये देखना है कि वो सेंट्रल एटम जिसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखेंगे कि वो सेंट्रल एटम जिसके लिए आपको बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना है वो आपका और कितने एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, इनडायरेक्टली नहीं देखना, डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ऐसे खींच रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड विथ दैट सेंट्रल एटम, या फिर उस सेंट्रल एटम से कितनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या ये आप कह सकते हैं कि वो सेंट्रल एटम जिसके लिए आपको बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना है वो कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है टोटल, वो उसका क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर कहलाएगा। चलिए अब हम बॉन्ड पेयर निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये आपका क्या है, इथाइलिन है। ठीक है, इथाइलिन में मान लीजिए ये कार्बन नंबर 1 आपने कह दिया, ये कार्बन नंबर 2 कह दिया। अब देखिए हम पूछ रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं इस कार्बन नंबर 2 के लिए बॉन्ड पेयर कितना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि कार्बन नंबर 2 का बॉन्ड पेयर कितना है। ठीक है, तो जब कार्बन नंबर 2 का आपको बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने की बात आएगी तब आप देखिए ये कार्बन एटम अब क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, ये सेंट्रल एटम आपके और कितने एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, देखिए कितने से अटैच्ड है, 1 2 और यहाँ पे ये तीसरा, तो कितने हो गए इसके बॉन्ड पेयर, 3 हो गए। अब आप सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, अगर आप सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, कहाँ गया रेड, देखिए
सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे पाई बॉन्ड पाया जा रहा है। इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो एक ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है इस पर्टिकुलर एटम से जिसके लिए आपको बॉन्ड पेयर पूछा जा रहा है, 1 2 और 3। तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, बेंजीन। ये आपका क्या है, बेंजीन है, और हम इस पर्टिकुलर एटम के लिए बेंजीन का ये पूरा, ये बेंजीन का क्या है, पूरा एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में हम इस पर्टिकुलर एटम के लिए क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसमें भी वही मेथड लगेगा। ये जो पर्टिकुलर एटम है, इधर की ओर एक कार्बन से, इधर की ओर ये दूसरे एटम से, और इधर ये तीसरे, तो कितने एटम से अटैच्ड है डायरेक्टली, 1 2 3। तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख लें तो क्या हो गया, देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड है डायरेक्टली अटैच्ड, ये आपका दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये आपका दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन जो है जिसके लिए बॉन्ड पेयर पूछा गया है, ये कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये बात हो गई किसके, बॉन्ड पेयर के। इसी तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप चाहें तो उसके सभी एटम्स के लिए या कि जिस पर्टिकुलर एटम के लिए पूछा जा रहा है उसके लिए आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम किस पे आएंगे, लोन पेयर पे। बी, determination of lone pair of a central atom for a central atom, और वो लोन पेयर कैसा होना चाहिए आपका, अनडीलोकलाइज्ड होना चाहिए। ठीक ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको लोन पेयर कैलकुलेट करना है, डिटरमिन करना है उस एटम का जिसके लिए आपसे पूछा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर जानना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर हमने बताया था कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। और लोन पेयर कैसा होना चाहिए, अनडिलोकलाइज्ड होना चाहिए। अगर वो अनडिलोकलाइज्ड होना चाहिए। अगर वो डिलोकलाइज्ड है तो आप वो लोन पेयर कैलकुलेट नहीं करेंगे उसके अंदर। डिलोकलाइज्ड लोन पेयर हमेशा आप क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे। कभी भी उसके लिए आप उसको बॉन्ड पेयर में ऐड नहीं करेंगे, वो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड नहीं करेगा। डिलोकलाइज्ड लोन पेयर कभी भी आपका हाइब्रिडाइजेशन पर्टिकुलर एटम का डिसाइड नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या डिलोकलाइजेशन आप किसे कहते हैं और अनडिलोकलाइज्ड किसे कहते हैं। तो उसके लिए आपको सिस्टम का जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलोकलाइज्ड सिस्टम और अनडिलोकलाइज्ड सिस्टम। चलिए पहले तो हम इस पे डिस्कस कर लें। देखिए इसको हम इस तरह से समझाएंगे, हम पर्टिकुलर पहले एटम मॉलिक्यूल ले लें फिर आपको समझ में आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, ब्यूटाडाइन 1,3 है। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन है या ब्यूटाडाइन 1,3 है। 1 2 3 4, ये आपके 4 कार्बन एटम है, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड पाया जा रहा है। देखिए जहाँ भी आप, अभी हम अनडिलोकलाइज्ड को समझाने के लिए पहले हम आपको ये समझाते हैं डिलोकलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि व्हाट यू मीन बाय अनडिलोकलाइजेशन। ठीक है, आप सबसे पहले समझिए इस टर्म का मतलब डिलोकलाइजेशन। व्हाट यू मीन बाय डिलोकलाइजेशन, या फिर व्हाट यू मीन बाय delocalized
सिस्टम। इसका मतलब क्या है? देखिए, डीलोकलाइजेशन होने के लिए, और डीलोकलाइजेशन किसका होता है, मोस्टली अगर हम जनरल भाषा में देखें, जनरली हम जो डिस्कस करते हैं वो हम ये कहते हैं कि डीलोकलाइजेशन जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से मूव नहीं करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, तो आसानी से वो क्या होते हैं, मोबाइल फेज में होते हैं, तो उन्हीं का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपको यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 कह दिया, ये आपका क्या है, इथाइलिन मॉलिक्यूल है। अगर इथाइलिन मॉलिक्यूल को और ब्यूटाडाइन 1,3 मॉलिक्यूल को आप कंपेयर करें, तो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, जबकि इथाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। यानी ये आपका क्या है, अनडीलोकेलाइज्ड सिस्टम है, और ये आपका क्या है, ये आपका डीलोकेलाइज्ड सिस्टम है। यानी अगर कोई भी सिस्टम के अंदर आप कह रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब पहले से ही समझ जाना चाहिए कि वो सिस्टम आपका क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम है। अब आपके पास सवाल आएगा कि भाई ये कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। What you mean by, क्वेश्चन अराइज होता है, what you mean by conjugated सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? देखिए, वो सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम कहलाएगा जिसमें आपका 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो, या फिर 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, या 2 पाई बॉन्ड क्या आ रहे हो, एक दूसरे अल्टरनेट पोजीशंस पे आ रहे हो। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह के बहुत लंबा कंजुगेटेड सिस्टम हो सकता है। ये तो बहुत छोटा कंजुगेटेड सिस्टम है जिसमें क्या पाया जा रहा है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। देखिए एक और हम कंजुगेटेड सिस्टम बना दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी आपका क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। सारे डबल बॉन्ड क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे हैं। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसको आप क्या कहते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। और इस तरह से जो पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं हम कहते हैं अल्टरनेट पोजीशंस पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम आपका क्या कहलाता है, कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। और जब भी आपका सिस्टम कंजुगेटेड होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या पाया जा रहा है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, उसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक। तो ये जो कार्बन नंबर 1 और 2 का पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 और 2 पे नहीं पाया जाएगा। और जो कार्बन नंबर 3 और 4 का पाई इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 और 4 पे लोकलाइज्ड नहीं होगा। ये जो दोनों के पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरे मॉलिक्यूल पे क्या करेंगे, बादल की तरह छा जाएंगे। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल पे बादल की तरह छा जाते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन कहते हैं। और इस तरह के सिस्टम को आप क्या कहते हैं, डीलोकलाइज सिस्टम या कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ये CH2 CH CH CH2 और हम पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा रहे हैं। देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये बादल की तरह पूरे मॉलिक्यूल पे छा गए हैं, ठीक है। अगर ये सिस्टम लोकलाइज्ड होता, ठीक है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन नंबर 2 और 3 पे पाए जा रहे हैं वो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में नहीं पाए जाते। सिर्फ ये किसके किसके बीच में होते हैं, इन दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सिस्टम कैसा है? कंजुगेटेड है। जब भी आपका सिस्टम कंजुगेटेड होता है, यानी कंजुगेशन का मतलब क्या हो गया आपका? एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तब वो उस जगह क्या होता है? आपका पाई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एटम्स पे क्या होते, लोकलाइज्ड ना होके क्या होता है, पूरे मॉलिक्यूल पे बादल की तरह छा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस तरह के सिस्टम को आप क्या कहते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। तो अगर ये तो आपको मैंने एक तरह का कंजुगेशन के डेफिनेशन समझाई है। तो इस तरह का कंजुगेशन आपका क्या कहलाता है? पाई पाई कंजुगेशन कहलाता है, क्योंकि ये दो पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? पाई पाई कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप कहेंगे मैम आप तो ये कंजुगेशन पाई पाई समझा रहे हैं, इसमें लोन पेयर तो कहीं आया नहीं, हम तो लोन पेयर की बात करना चाह रहे हैं। अभी हम आपको लोन पेयर का भी बताते हैं कि लोन पेयर का भी कैसे पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन होता है, ठीक है। ये एक आपका सिंपल कंजुगेशन है, जिससे आपको हमने सिर्फ और सिर्फ क्या समझाने की कोशिश की है कि कंजुगेटेड सिस्टम आप किसे कहेंगे, और अगर कंजुगेटेड सिस्टम है तो वहीं पे आपका क्या होगा? सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप ऑफ कंजुगेशन, कितने तरह के कंजुगेशन पाए जाते हैं। टाइप ऑफ कंजुगेशन, ठीक है। इसमें एक कंजुगेशन होता है जो कि मैं आपको पहले अभी समझा चुकी हूँ, पी पाई कंजुगेशन। अच्छा, इसमें हम जो एग्जांपल लेंगे, इसके पहले भी हमने आपको ब्यूटाडाइन वाला ही बताया था अभी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसमें क्या पाया जा रहा है? इस मॉलिक्यूल में पी पाई कंजुगेशन पाया जा रहा है। कैसे? एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, यानी ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। या आप क्या कह सकते हैं? ये एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड से क्या है? सेपरेटेड है। या ये दोनों डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के सिस्टम को आप क्या कहते हैं? इस तरह के कंजुगेटेड सिस्टम में को आप क्या कहते हैं, या इस तरह के कंजुगेशन को आप क्या कहते हैं? पी पाई कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। एक दूसरा सिस्टम होता है, दूसरा कंजुगेशन होता है जिसे आप कहते हैं पी पाई लोन पेयर कंजुगेशन। देखिए आपके काम की बात यहाँ पे आ गई। अब आपको जो मैं इतनी देर से बार बार बोल रही थी कि ये अनडीलोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं, अब वो बात यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये होता है आपका कंजुगेशन पी पाई और लोन पेयर के बीच में। देखिए इसका मैं एग्जांपल ले रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है। ये विनाइल अमीन है, और इसमें देखिए अगर आपको इसमें भी कंजुगेशन है। देखिए किस तरह से कंजुगेशन है इसमें? डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा क्या है? सेपरेटेड है। या फिर ये कह सकते हैं ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड से या इस पाई बॉन्ड से इस सिग्मा बॉन्ड से क्या है? जुड़ा हुआ है। या फिर ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर क्या है? एक दूसरे से अल्टरनेट पोजीशन पे। अल्टरनेट पोजीशन पे कैसे? डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को या इस तरह के कंजुगेशन को आप क्या कहते हैं? पी पाई लोन पेयर कंजुगेशन कहते हैं। और इस तरह का जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है। इस तरह के लोन पेयर को आप क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे, ठीक है। ये आपका कंजुगेटेड लोन पेयर है। ये आपका इसके साथ पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ किसमें है? कंजुगेशन में है। क्या लिखेंगे आप? दिस लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह का जब भी आपका लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा तो वो क्या कहलाएगा? ऐसे लोन पेयर को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोन पेयर को आप डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे। सच लोन पेयर इज नोन एज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर,
ठीक है। ये लोन पेयर कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड में बॉन्ड पेयर के साथ कैलकुलेट नहीं होगा, यानी ये लोन पेयर कभी भी आपका किसी भी मॉलिक्यूल का उस पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड नहीं करेगा। अगर लोन पेयर आपका कंजुगेशन में है और डीलोकलाइज्ड हो गया तो लोन पेयर आप उस सिस्टम के लिए या उस पर्टिकुलर एटम के लिए आप क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कहा जाए कि भाई चलिए आप ये बताइए कि इस मॉलिक्यूल में जो कि विनाइल एमीन है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर एटम यानी नाइट्रोजन का क्या बॉन्ड पेयर होगा और क्या लोन पेयर होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर की तो भी हम बात में करेंगे जब हम टोटल हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे। यहाँ पे बॉन्ड पेयर क्या होगा और क्या लोन पेयर होगा। तो बॉन्ड पेयर बताइए, ये नाइट्रोजन आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH NH और ये लोन पेयर। ठीक है। ये नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, ये नाइट्रोजन कितने और एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 हो गया। और दूसरा सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। ये नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड से क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तब भी इसका बॉन्ड पेयर क्या हो गया, सॉरी बॉन्ड पेयर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। जितने एटम से अटैच्ड होगा या जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे वही उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया। अब लोन पेयर अगर कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो लोन पेयर इसका क्या आएगा, लोन पेयर कैलकुलेट कीजिए। ये लोन पेयर किसमें चला गया, डीलोकलाइजेशन में चला गया। जब ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में चला गया तब अब क्या कहेंगे आप, अब ये इस नाइट्रोजन के पास अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या है, 0 है, यानी इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसके पास बॉन्ड पेयर 3 है लेकिन लोन पेयर क्या है, 0 है। चलिए और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, और भी बहुत तरह के कंजुगेशन पाए जाते हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 2 तरह का कंजुगेशन बताया है। एक पी पाई कंजुगेशन बताया है और एक पी पाई लोन पेयर कंजुगेशन बताया है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंजुगेशन है वो है आपका पी पाई लोन पेयर कंजुगेशन। कंजुगेशन और भी तरह के होते हैं, लेकिन उनको क्या करूंगी मैं डिस्कस करूंगी जब मैं आप लोगों को रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगी। जैसे आपके जैसे पी पाई पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी कंजुगेशन पाया जाता है, पी पाई और ऑड इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कंजुगेशन पाया जाता है, पी पाई और नेगेटिव चार्ज के बीच में भी कंजुगेशन पाया जाता है, पी पाई और डी पाई कंजुगेशन भी पाया जाता है। लेकिन इस सारे तरह के कंजुगेशन जिस समय मैं रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में आऊंगी उस समय मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपको जिस कंजुगेशन की जरूरत है, जानने की जरूरत है, वो है आपका पी पाई लोन पेयर कंजुगेशन। अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, मतलब इसमें आप बॉन्ड पेयर या लोन पेयर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया है CH3O CH3। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर क्या होगा और इसमें लोन पेयर क्या होगा। कैसे निकालेंगे आप इस ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर क्या होगा, लोन पेयर क्या होगा। तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 और 2 एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तब भी इसका बॉन्ड पेयर क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें लोन पेयर देखेंगे। देखिए, कोई भी सिस्टम कंजुगेटेड तभी माना जाता है जबकि, या लोन पेयर का कंजुगेशन तभी माना जाता है जबकि उसके अल्टरनेट पोजीशन पे क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए। लेकिन देखिए, क्या इस ऑक्सीजन के अल्टरनेट पोजीशन पे कहीं डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या कहलाएंगे, अनडीलोकलाइज्ड कहलाएंगे। क्यों, लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड तभी होगा, ये हमेशा याद कर लीजिए कि लोन पेयर तभी आप कहेंगे डीलोकलाइज्ड है
जबकि वो डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, कंजुगेटेड सिस्टम के साथ होगा, तभी उस लोन पेयर का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। अदरवाइज वो लोन पेयर अगर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है तो इस तरह का लोन पेयर आपका अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाएगा। और जितने अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे वो सारे के सारे आपके बॉन्ड पेयर के साथ जुड़कर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आपका लोन पेयर कितना हो जाएगा, कितने अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गए इसके अंदर, ये और ये दोनों आपके क्या है, आपके ये भी आपका क्या है, अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और ये भी आपका क्या है, अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो टोटल कितने अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गए, 2। ठीक है, अब हम एक और मॉलिक्यूल आपको डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आप बताएंगे कि क्या बॉन्ड, कितना बॉन्ड पेयर होगा और कितना लोन पेयर होगा। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O CH। ठीक है, या फिर इस एग्जाम्पल को यहाँ पे न लेके या हम बाद में ले लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड C O CH। ठीक, देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपका फिर से आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन के केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, लोन पेयर कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से बताइए। बॉन्ड पेयर के लिए हमने यही बताया है कि जिसका भी आपको बॉन्ड पेयर निकालना है, आपको ये देखना है कि वो एटम कितने और एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो कितने एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 1 2। और सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये देखेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड वो बना रहा है टोटल। ठीक है, कितने बना रहा है, 1 और 2। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम बात करेंगे लोन पेयर की। लोन पेयर कैसा होना चाहिए, अनडीलोकलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिए कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिस पर्टिकुलर एटम का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन या आपको लोन पेयर निकालना है, तो अगर उसके पास 2 लोन पेयर पाए जा रहे हैं, एक से ज्यादा लोन पेयर पाए जा रहे हैं, तो हमेशा ये जान लीजिए, और अगर वो लोन पेयर कंजुगेशन में है तो हमेशा जान लीजिए कि 2 लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर ही किस में जाएगा, कंजुगेशन में जाएगा। सिर्फ एक ही लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, जो दूसरा बचा हुआ लोन पेयर है या जो और भी बचे हुए लोन पेयर हैं वो सारे क्या होंगे, अनडीलोकलाइज्ड होंगे। उन सारे अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर को आप बॉन्ड पेयर के साथ जोड़ेंगे और क्या डिसाइड करेंगे, उस पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करेंगे। बात समझ में आई। अब जैसे ये देखिए, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर आपका मान लीजिए इस पाई के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंजुगेशन में हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। जबकि ये जो लोन पेयर है ये कंजुगेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, तो इस लोन पेयर को आप कह देंगे डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। कोई भी जा सकता है, चाहे ये जाए चाहे ये जाए। अगर ये जाएगा तो ये अनडीलोकलाइज्ड हो जाएगा, अगर ये डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो ये अनडीलोकलाइज्ड हो जाएगा। आ गई बात समझ में। और तो ये जो लोन पेयर होगा ये क्या होगा, अनडीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, अनडीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। तो अभी लोन पेयर कितना हो जाएगा इसके पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से एक डीलोकलाइजेशन में चला गया, वो आपका कैलकुलेट नहीं होगा लोन पेयर में। अनडीलोकलाइज्ड एक है, ये लोन पेयर में क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2 + 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 3। ठीक है, इसे अब मिटा रहे हैं, दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं। देखिए, अब हम ले रहे हैं
डबल बॉन्ड CH Cl। इसमें कितने लोन पेयर है क्लोरीन के पास? 3 लोन पेयर है। एक लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ किस में है? कंजुगेशन में। कैसे? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। ठीक है, तो ये सिस्टम आपका किस में चला गया? कंजुगेशन में चला गया। ठीक है, ठीक है, तो ये लोन पेयर कैसा हो गया आपका? ये वाला जो लोन पेयर है ये आपका डी लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। और ये जो दो बचे हुए लोन पेयर है, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? अनडी लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस पे लगाएं, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर हो जाएगा आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इसमें बॉन्ड पेयर इस क्लोरीन का क्या होगा? इसमें सिर्फ ये एक ही एटम से जुड़ा हुआ है और एक ही सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है, तो बॉन्ड पेयर 1 हो गया। लोन पेयर्स में अनडिलोकलाइज्ड कितने पाए जा रहे हैं? 1 और 2 पाए जा रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए। इसके बाद अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकलवाते हैं। ये कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे? ठीक है, इस बात को बहुत कायदे से ही जानिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब हम आपको सम्स करवा रहे हैं, वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 प्लस है, ये आपका एथिल कार्बोकैटायन है और इस एथिल कार्बोकैटायन में आपको इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन? आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, और लोन पेयर अनडिलोकलाइज्ड होना चाहिए। यह पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, और दूसरा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाए, या नहीं सॉरी, या अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए या फिर उसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाए या फिर पाई बॉन्ड पाया जाए, ठीक है, तो आपका क्या होता है? लोन पेयर 0 होता है। ठीक है, तो इसका लोन पेयर कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या पाया जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है। अब इसके बाद बॉन्ड पेयर को देखिए, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH प्लस ये कार्बन एटम जिसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? ये कितने एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1 2 और 3, और कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जा रहे हैं? 1 2 और 3, तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक टेबल बताई थी पीछे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? क्या होगा? sp2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम CH3 डबल बॉन्ड CH प्लस। आपको इसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे ये बताइए। इसमें भी आप वही करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर कितना होगा? कितने एटम से जुड़ा हुआ है ये कार्बन? सेंट्रल एटम जिसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है 1 और इधर की ओर 2। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जा रहे हैं? 1, और चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इस कार्बन के पास? 2। तो बॉन्ड पेयर इसका कितना हो गया? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। नेक्स्ट में निकाल रही हूं आपका CH3 आपको इस एटम का क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस
लोन पेयर होता है। इस कार्बन के लिए बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, कितने एटम्स अटैच्ड है डायरेक्टली, 1 2 3, और 3 ही इसके पास क्या पाए जा रहे हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर 3 हो गया। अभी मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि कोई भी एटम, सेंट्रल एटम जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है या फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा है वो डायरेक्टली, तो उसका क्या माना जाएगा, लोन पेयर 0 माना जाएगा। तो इसका लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 होगा, और इसका ईपी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। नेक्स्ट, ये एक डाइमेथिल ईथर है और इसमें हम कह रहे हैं कि आप इस ऑक्सीजन का क्या निकालें, हाइब्रिडाइजेशन निकालें। ठीक है, तो जब इस ऑक्सीजन का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने को कहा जाएगा तब क्या करेंगे आप, देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर अनडिलोकलाइज्ड होना चाहिए, यानी ये लोन पेयर आपका किसी भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, यानी लोन पेयर का कंजुगेशन पाई बॉन्ड के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले बॉन्ड पेयर देखिए, ये ऑक्सीजन 2 एटम से अटैच्ड है डायरेक्टली, 1 2, तो बॉन्ड पेयर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। लोन पेयर कितना हो जाएगा, दोनों लोन पेयर क्या है, फ्री है, किसी भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है। ठीक है, तो यानी इनका डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, दोनों लोन पेयर आपके क्या हो जाएंगे, अनडिलोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएंगे। तो टोटल अनडिलोकलाइज्ड लोन पेयर कितना हो गया, तो 2 और 2 क्या हो गया, 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे ऑक्सीजन किसमें है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे आपको फिर से पूछा है कि इस ऑक्सीजन का क्या बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ठीक है, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कैसा होना चाहिए, अनडिलोकलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उसका एक लोन पेयर क्या है आपका, इस पाई बॉन्ड के साथ किस में हो गया है, कंजुगेशन में हो गया। देखिए पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो ये आपका क्या हो गया है, इतना सिस्टम आपका कंजुगेशन में हो गया है। और ये जो लोन पेयर है आपका, दिस लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर क्या है आपका, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। और ये जो लोन पेयर बचा रह गया है आपका, दिस लोन पेयर, ठीक है, ये वाला आप क्या है, अनडिलोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये अनडिलोकलाइज्ड लोन पेयर यहाँ पे काउंट होगा, तो बॉन्ड पेयर कितना हो, इसका लोन पेयर कितना, अनडिलोकलाइज्ड लोन पेयर कितना हो गया इसके पास, 1 हो गया। बॉन्ड पेयर कितना है, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इधर एक कार्बन से और इधर दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यानी 2 एटम से ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका बॉन्ड पेयर 2 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसका 3 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं थे, अनडिलोकलाइज्ड थे, तब ये आपका ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था। और यहाँ पे जहाँ पे उसका लोन पेयर, एक लोन पेयर क्या किसमें चला गया है, डिलोकलाइजेशन में चला गया है, और सिर्फ एक ही अनडिलोकलाइज्ड बच रहा है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का sp2 होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़े से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो आपके पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हमने हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन किया है। अब हम आएंगे कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर जो सेंट्रल एटम पाए जाते हैं उनका आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर जो रेडिकल एनायंस या कैटायंस बनते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनका आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उनके सेंट्रल एटम का, चलिए आप वो देखते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला मॉलिक्यूल जो लेके चलेंगे, इस तरह से लेके चलते हैं।
पहला जो है आपका फोर्थ ग्रुप का लेके चलते हैं, और फोर्थ ग्रुप का जो सबसे सिंपल कंपाउंड है वो आपका होता है CH4। देखिए निकालने का मेथड वही है, आप इसमें भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ही कैलकुलेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर को कैलकुलेट करके ही आप बताएंगे कि किस हाइब्रिडाइजेशन में है। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है आपका, ये कार्बन क्या है आपका, सेंट्रल एटम है, इसी का आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे बनाइए, मॉलिक्यूल को CH4 के ऐसे लिख लीजिए। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर मैंने आपको बताया हुआ है कि बॉन्ड पेयर में आप देखते हैं कि सेंट्रल एटम डायरेक्टली और कितने एटम से अटैच्ड है, वही उसका क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा। या फिर सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सेंट्रल एटम के पास टोटल नंबर ऑफ कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जा रहे हैं, वो इसका क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर कहलाएगा। तो इसमें कितने एटम है, 1 2 3 4 एटम से अटैच्ड है, और कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए अब इस तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आप ये तो खैर इनऑर्गेनिक नहीं है, ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। देखिए इसके अंदर कैसे आप लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे, वो हम एक और मेथड आपको बता दे रहे हैं कि देखिए इसमें ये आपका कार्बन किस ग्रुप का है, कार्बन आपका 4th ग्रुप का है। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, 4th ग्रुप का है, 4 वैलेंसी होती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए भैया, 4 हुए। ठीक है, तो 4 इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाने में क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, या बॉन्ड बनाने में क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। तो जब चारों बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और चारों ने क्या किया, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, तो कितने बचे रह गए इलेक्ट्रॉन, आप 0। तो यानी यहाँ क्या हो गया, ये जो आपका निकलता है खर्च होने के बाद, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आप पहले देखते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके सेंट्रल एटम में, फिर आप देखेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं, और बॉन्ड बनाने में देखने के बाद जितने यूज हो गए उसके बाद अगर वो बचते हैं तो वो आपके किस में कैलकुलेट होते हैं, लोन पेयर में कैलकुलेट होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में क्या हो गए, यूज हो गए, तो कितने लोन पेयर बचे, 0। ठीक है, तो 4 प्लस 0, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपका 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, यानी CH4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, इसे उतार लीजिए, पहले आप लोग पहले उतार लीजिए। देखिए अब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन किस में निकालेंगे, NH3 में बताएंगे। इसके पहले मैंने आप लोग को अभी CH4 का मैंने बताया है। अब चलिए NH3 मॉलिक्यूल में हम नाइट्रोजन एटम के हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे कि नाइट्रोजन एटम किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। ठीक, इसको देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, NH। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में ये नाइट्रोजन एटम आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, और इसी के लिए आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, उसको के लिए मैंने आप लोग को अभी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड को डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर आप कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर निकालने के लिए आप देखेंगे कि ये सेंट्रल एटम आपके डायरेक्टली और कितने एटम से अटैच्ड है। ठीक है, और अगर सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये देखेंगे ये सेंट्रल एटम जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है वो और कितने, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो देखिए ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने एटम से, हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है, 1 2 3, और सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये क्या कर रहा है, टोटल बना रहा है। तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका लोन पेयर कैलकुलेट करना है। तो लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, फिफ्थ ग्रुप का है, ठीक है। यानी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स कितने होंगे, उन सब में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और आप जानते हैं कि यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने। अब देखते हैं कि ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमोनिया के अंदर। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए किसमें, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो 5 में से 3 क्या हो जाएगा, कम हो गया, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे, ठीक है। यानी ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यही 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे, एक लोन पेयर के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर में आपका कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो हम ये क्या कह रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर। ये बात समझ लीजिए कि पहले आप देखेंगे कि वो सेंट्रल एटम लोन पेयर निकालने के लिए जो आपको कंडीशन रखनी है या जो कंडीशन देखनी है कि जिस सेंट्रल एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आप देखेंगे वो सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का है, ठीक है। जिस ग्रुप का होगा उसी के अकॉर्डिंगली उसमें कितने क्या पाए जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसके पास, सेंट्रल एटम के पास, वो कितने क्या कर रहा है, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है। जितने बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं उसको छोड़कर उसको क्या करेंगे, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटा देंगे, और इसके बाद जो बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपके क्या होंगे, लोन पेयर की तरह हम क्या करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं कि एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका कितना लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 4 आ गया। इसके पहले मैंने बताया है अभी आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपका क्या आता है, 4 आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp3 होता है। उतार लीजिए इसे, फिर मैं और भी डिस्कस करूं आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मुझे कौन कौन सा मॉलिक्यूल डिस्कस करना है, IF7। इसके बाद हम आ जाए किस पे, H2O पे, ठीक है। अब H2O को हम डिस्कस कर लें। H2O में ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, आपका सेंट्रल एटम है। इसी के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक। इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके लिए आप जब लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर निकालने के लिए देखिए सेंट्रल एटम कितने और एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, और 2 ही टोटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड पेयर इसका कितना हो गया, आपका 2 हो गया, ठीक है। लोन पेयर निकालने के लिए मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे। आप देखिए ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, 6th ग्रुप का है, यानी इसके पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 2, ठीक है, 2 यूज हो गए, ठीक है। कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर के बराबर हो गए, 2 लोन पेयर के बराबर हो गए, ठीक है, यानी 2 लोन पेयर, ठीक है। यानी कितने लोन पेयर पाए जा रहे हैं ऑक्सीजन के पास, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ गया, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, sp3। हो गया, ठीक।
करते चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो है आपका XeF4 और यहाँ पे लिख लीजिए, दो एक साथ करा दे रहे हैं, IF7। देखिए IF7 को हम डिस्कस करते हैं। IF7 में सेंट्रल एटम क्या है आपका, ये आयोडीन क्या है आपका, सेंट्रल एटम है, और इसी के लिए आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, ठीक। अब देखिए इस पे भी वही आप फॉर्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो आपका ये ऑक्सीजन कितने फ्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, 7, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। लोन पेयर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आयोडीन कौन से ग्रुप का है, 7th ग्रुप का है, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सातों किसके साथ यूज हो गए, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, ठीक है, सातों यूज हो गए। तो कितने बचे, 0 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी नो लोन पेयर, यानी लोन पेयर 0 है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 7 आ गया। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 7 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 D3, ठीक है। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 D3 होता है, ठीक है। अब XeF4 को डिस्कस करते हैं। तो XeF4 में सेंट्रल एटम आपका क्या है, ये सेंट्रल एटम है, और इसी का आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करना है, ठीक है। अब इसको आप देखिए वही मेथड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ही फॉर्मूला हर जगह लगेगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब देखिए इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है, ठीक है, जिनॉन कितने टोटल एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन 4, तो बॉन्ड पेयर क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसका लोन पेयर कैसे निकालेंगे, जिनॉन कौन से ग्रुप का है बेटा, 8th ग्रुप का है, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके किसके साथ यूज हो गए, फ्लोरीन के, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 4 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। एक बॉन्ड, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर के बराबर हो गया, 2 लोन पेयर के बराबर हो गया, ठीक है। तो 2 लोन पेयर पाया जा रहा है इसके पास। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 6 आ गया। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 D2 होता है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। यानी IF7 मॉलिक्यूल में आयोडीन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 D3 में है। XeF4 मॉलिक्यूल में जिनॉन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 D2 में है। क्लियर हुई बात, इसे लिख लीजिए कॉपी में। मैं और भी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आपको सारा एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपका XeO3 और दूसरा डिस्कस कर रहे हैं हम XeO2 F2, ठीक है। देखिए XeO3 में सेंट्रल एटम आपका कौन सा हो गया, जिनॉन क्या हो गया आपका, सेंट्रल एटम हो गया। इसी का आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करना है, ठीक है। फिर से वही मेथड लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर आप देखिए कैसे निकालेंगे, आपका जो सेंट्रल एटम जिनॉन है वो कितने ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है डायरेक्टली, 3, तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। लोन पेयर निकालने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, जिनॉन कौन से ग्रुप का है, एलिमेंट है, 8th ग्रुप एलिमेंट है, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं वो जानिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप लोग गलत कर देंगे। ये आपका ऑक्सीजन के साथ जिनॉन क्या कर रहा है, आपका जिनॉन ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। तो जिनॉन के साथ या किसी भी सेंट्रल एटम के साथ जब ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और एक में ये है आपके इलेक्ट्रॉन में दिखा रही हूँ, ठीक है। यानी एक सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन या और किसी दूसरे एटम के साथ, किसी भी एटम के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने में टोटल कितने अपने इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है एक ऑक्सीजन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है। एक ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है। तो इस तरह से कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, 3। तो जब एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने में, तो 3 ऑक्सीजन कितना यूज करेंगे, 3 × 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। तो यानी जिनॉन के पास कितना आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जिनॉन 6 इलेक्ट्रॉन का यूज क्या कर ले रहा है, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर ले रहा है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, यूज हो गए। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक लोन पेयर के बराबर होते हैं, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 1 लोन पेयर हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, sp3 हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई। ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। जब भी आपका कोई भी सेंट्रल एटम, चाहे वो जिनॉन हो या XYZ फलाना ढिमाका कोई भी सेंट्रल एटम हो, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, तो आप लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने बताया, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ कि ऑक्सीजन जो होता है आपके किसी भी एटम के साथ जब क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है। जिनॉन के साथ जब वो बना रहा है बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, ठीक है। तो जब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। यानी जिनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। कितने बचे रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के बराबर हो गया, आपने एक रख दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया, और आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। कहीं कहीं पे ऐसा नहीं, अभी आप कहेंगे H2O मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए मैम कि वहाँ पे तो आपका सिंगल बॉन्ड बना था, कहीं कहीं पे ऑक्सीजन जहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, वहाँ पे सिर्फ आप उसका एक ही इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के रूप में यूज होता है या डबल बॉन्ड बना रहा होता है, वहाँ पे वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने यूज करता है एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है। चले अब इसको देखिए, ये है आपका XeO2F2, इसमें भी वैसे ही लगेगा जैसे आपने XeO3 में किया है, ठीक है। ये आपका एक्सिनॉन क्या है, इसमें सेंट्रल एटम है, इसका आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करना है आपको। जिनॉन, इसमें भी वही आपका लगेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जिनॉन कितने बॉन्ड पेयर यूज कर रहा है, कितने एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, तो टोटल कितने हो गए, 4। लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जिनॉन के पास कौन से ग्रुप का है, 8th ग्रुप का है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 8 में से 2 यूज हो गए फ्लोरीन के साथ, और एक ऑक्सीजन कितने हमने बताया यूज करता है जिनॉन के साथ बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन कितने यूज करेंगे, 4, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए, 4 2 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए
ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में तो कितने बचे रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के बराबर है, यहाँ रख दीजिए, कितना आ गया 5, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d हो गया। ठीक है, यानी XeO2F2 मॉलिक्यूल में जिनॉन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम किसका बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन, अब हम बताएंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे रेडिकल एनायंस और रेडिकल कैटायंस का। ठीक है, SO4 2 माइनस NH4 प्लस, और यही हमारा लास्ट डिस्कशन होगा हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन में। और तो तीसरा है आपका CO3 2 माइनस। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, सल्फेट एनायन है, दैट इज द रेडिकल एनायन। ठीक है, ये क्या है आपका रेडिकल कैटायन प्लस चार्ज है, ये क्या है आपका रेडिकल एनायन माइनस चार्ज है। ठीक है, अब तो पहले आप प्लस और माइनस का मतलब समझ लीजिए। देखिए अगर किसी भी स्पीशीज पे आपका निगेटिव चार्ज आता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो स्पीशीज क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, ले रही है। और अगर किसी स्पीशीज क्या पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब होता है कि वो स्पीशीज क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसमें से। ठीक, अब दूसरी बात, अगर ये भी बात आपको देखनी रहेगी कि उस स्पीशीज के ऊपर कितना निगेटिव और कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जितना निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लेगी, और जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लॉस करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सल्फेट है। ठीक है, सल्फेट के ऊपर कितना निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है, यानी सल्फेट एनायन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। NH4 के ऊपर ये अमोनियम कैटायन है, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, यानी अमोनियम के अंदर अमोनियम मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बोनेट एनायन है, इसके ऊपर कितना निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मॉलिक्यूल, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये सल्फेट एनायन में आपको सल्फर एटम का क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यही आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, जिसका आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, ये सेंट्रल एटम सल्फर एटम कितने ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, 4, तो इसका बॉन्ड पेयर क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। ठीक है, अब आप क्या निकालना है, इसका लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, देखिए सल्फर कौन से ग्रुप का है, 6th ग्रुप का है। 6th ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब भी माइनस चार्ज होगा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना माइनस चार्ज होगा उस मॉलिक्यूल पे उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऐड हो गए, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। ठीक है, हमने अभी आपको बताया है कि एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। ठीक है, यानी सल्फर के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाने में क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, कितने बचे, 0 इलेक्ट्रॉन बचे। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब नो लोन पेयर, तो लोन पेयर 0 हो गया।
और आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp3 होता है। चलिए अब हम किसको डिस्कस करेंगे, अमोनियम कैटायन को डिस्कस करेंगे। अमोनियम कैटायन में सेंट्रल एटम क्या है आपका, नाइट्रोजन है। इसी के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है, डिटरमिन करना है। यहाँ पे भी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, ये नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, 4, तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4। लोन पेयर निकालने के लिए देखिए नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 5th ग्रुप का है, यानी इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से घटा देंगे। तो इसमें से ये घट गया, 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने बच रहे हैं, 0 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी नो लोन पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 4 आ गया। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता है तो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp3 होता है। ठीक है, अब चलिए हम किसको डिस्कस करते हैं, कार्बोनेट एनायन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कार्बोनेट एनायन में आपका सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है। इसी का आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितना होगा, कार्बन आपका कितने ऑक्सीजन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, 3, तो बॉन्ड पेयर क्या हो गया, 3 हो गया। लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही आप जैसे अभी तक हम बताते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। कार्बन कौन से ग्रुप का है, 4th ग्रुप का है, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैसे ही देखेंगे कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आप 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अब देखिए कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है। एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 3 ऑक्सीजन कितने यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे, यानी कार्बन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाने में क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी नो लोन पेयर। जब कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 3 आ गया। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 होता है। ठीक है, तो ठीक यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर 5 जो है, लेक्चर 6, यस लेक्चर 6 क्या हो गया है आपका, कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया है कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर एटम का या इस पर्टिकुलर कैटायन का या इस पर्टिकुलर एनायन का या इस रेडिकल कैटायन का या इस रेडिकल एनायन का या फिर रेडिकल का आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। उसके सहायता से आप देखते ही आप बता सकते हैं कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर उस पर्टिकुलर एटम, आयन या रेडिकल का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब ये लेक्चर 6 जो है ये हमारा फिनिश हो गया है। अब लेक्चर 7 में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं, या तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एटम, आयन या फिर रेडिकल किस हाइब्रिडाइजेशन में है, या फिर ये पूछा जाता है कि या फिर आपसे हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन पे क्या होते हैं सवाल आते हैं, जैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसे किसी भी एटम के अंदर या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, उस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एटम का के बीच की बॉन्ड लेंथ पे क्या प्रभाव डालता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव डालता है, उसके बॉन्ड एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है,
बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है और मॉलिक्यूल की एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आप हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्या होती है, गवर्न होती है, जिसका डिस्कशन हम आपको लेक्चर नंबर 7 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।